सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, ये सीरीज आपकी शॉर्ट वीडियो वाली शॉर्ट क्लास वाली चल रही है क्योंकि बहुत लंबी क्लासें हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं क्लासों को बिल्कुल 5 मिनट में 10 मिनट के में लेके आना चाहते हैं साथियों, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम हॉल में जाएं या एग्जाम से 5-7 दिन पहले इनको देखें आप लोग, तो बिल्कुल आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी साथियों। आपके राइट हैंड का जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाएंगे तो आप लोगों की वहां से एक अलग से हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है साथियों। तो वहां शॉर्ट वीडियो आपको शॉर्ट क्लास है वहां मिल जाएंगे। आज इसी सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां साथियों। मात्र 5 मिनट में आपको ये नदियां याद होंगी। जो साथी नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें राइट हैंड वाले को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक क्लास के साथियों आपको जानकारी मिल सके। तो ये सीरीज में हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियां साथियों पढ़ रहे हैं और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की हम बात करें। ये देखिए, ये मैंने यहां कौन कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं मित्रों और उनका उद्गम कहां से होता है, उनका आप बात करें कि उनका अंत कहां होता है, लुप्त कहां होता है, उनकी मैंने बात की है। एक ऊपर ट्रिक्स लिखी है मैंने, सारू ने कहा काका मैं घरू साह, इसको तोड़ेंगे साथियों। तो देखो, सा से हमारी साबी नदी बन जाएगी साथियों, रू से यहां रूपा रेला नदी बन जाएगी, का से कांकनी बन गई साथियों, का से कांतली बन गई, में से आपकी मेंथा बनेगी, गह से आपकी घग्गर बनेगी साथियों, और रू से रूपनगढ़ बनेगी। सा से एक सागरमती नाला बताया जाता है साथियों अजमेर में। ये ध्यान रखना है, रू से 2 नदी बन रही है, एक साथियों हमारी रूपनगढ़ और एक बन रही है रूपारेला। तो सीधा सवाल पूछ लेता है निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नहीं है साथियों। तो वहां आपको ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे हम मानचित्र में दर्शाऊंगा, लेकिन देखिए ये साबी नदी का उद्गम है साथियों, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम हुआ है और इसका अंत अपना जल ले जाएगी वे नफजगढ़ झील साथियों, हरियाणा में ले जाती है। ये रूपा रेला नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से आगे आपको बताया जाएगा मानचित्र में, और इसका जो अंत होता है वे अपना जल कुशलपुर भरतपुर में ले जा रही है साथियों। कांकनी, कांकनी का उद्गम कोठड़ी गांव जैसलमेर से होता है और अंत होता है मीठी खाड़ी जैसलमेर में। कांतली की बात करें साथियों, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इस नदी का उद्गम हो रहा है और मुंड्रेला झुंझुनू में यह नदी क्या हो रही है साथियों, लुप्त हो रही है। मेंथा है, देखिए मनोरपुरा थाना जयपुर से उद्गम हो रहा है और सांबर झील में अपना जल ले जाती है। आपको पता है सांबर झील आपके 3 जिलों में फैली हुई है, लेकिन ये जल ले गई कहां, नागौर में ले गई, ये ध्यान रखना है। घग्गर का हिमाचल प्रदेश में शिवालिका की पहाड़ियां कालका से उद्गम होता है साथियों। कम जल आएगा तो राजस्थान तक रहता है इसका, और बाकी अधिक जल आएगा तो पाकिस्तान तक चली जाती है। रूपनगढ़ का कुचिल झील से होता है अजमेर से किशनगढ़ की पहाड़ियों में, और अपना जल सांबर झील में ले जाती है कहां, जयपुर में साथियों। ये ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की जल नदियां उन्हें कहेंगे जो अपना जल ना तो अरब सागर में जाती है साथियों, ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, बल्कि चलती चलती रास्ते में ही क्या हो जाती है साथियों, लुप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर भाई, एक एक चीज देख ले। अभी अभी हम एक एक की बात कर रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग बिल्कुल भी। ये देखिए यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये घग्गर की हम बात करें, 1 मिनट रुकिए आप लोग। ये देखिए ये घग्गर नदी साथियों आपको दिखाई दे रही है। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वे आपके हिमाचल प्रदेश में शिवालिका की पहाड़ियां हैं साथियों, कालका में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद ये देखिए यहां से आती है, तो यहां आपकी शिवालिका की पहाड़ियां हैं, शिवालिका की पहाड़ियों में कालका वहां से निकलती है साथियों। उसके बाद ये आपके पंजाब में आती है और हरियाणा में आती है। हरियाणा में साथियों ओटू झील का निर्माण किया गया, हालांकि राजस्थान के वासियों ने विरोध किया था, यदि हरियाणा में ओटू झील का निर्माण कर दिया तो पानी कम मिलेगा। तो राजस्थान में जो एंट्री करती है वे तलवाड़ा झील साथियों हनुमानगढ़ से करती है। इसी के किनारे हनुमानगढ़ भद्रकाली का मंदिर है, आपका भटनेर का दुर्ग इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ में साथियों। सामान्यतः पानी आएगा, पानी यहां तक रुक जाता है, और अधिक बरसात आएगी साथियों तो इसका पानी सूरतगढ़ तक पहुंच जाएगा, और अधिक बरसात आई साथियों तो इसका जल कहां, अनूपगढ़ तक पहुंच जाएगा, और अधिक बरसात आई साथियों तो ये अपना जल कहां ले जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ले जाते हैं। तो ये एक ऐसी नदी है आंतरिक जल प्रवाह की साथियों, ये आप लोगों की अंतरराष्ट्रीय नदी है क्योंकि उद्गम वहां से हुआ, और एकमात्र आंतरिक जल प्रवाह की नदी है जो अपना जल राजस्थान से बाहर के जल को अंदर लेके आई साथियों। और एक साबी नदी ऐसी है जो राजस्थान के जल को आंतरिक जल प्रवाह में वे नफजगढ़ झील हरियाणा में लेके जाती है। ये नदी ऐसी है जो अपना जल हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में लेके आ रही है, और आंतरिक जल प्रवाह के साथियों एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। और इसकी लंबाई वैसे फिक्स नहीं होती साथियों, लेकिन 465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, बाकी जल पर निर्भर करता है साथियों। ये हम लोग बात करें तो बताते हैं किसी जमाने में यहां सरस्वती नदी बहा करती थी, सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में नदी बह रही है तो इसे सरस्वती नदी कहेंगे, दृश्वती नदी कहेंगे, सोत्र नदी कहेंगे, लेकिन सरस्वती अब नहीं है साथियों तो इसे मृत नदी कहेंगे। इसका घुमाव ऐसे ऐसे चलता है पार्ट,
ऐसे ऐसे चलता है, इस ऐसे ऐसे, जैसे एक घर में एक नट गया, फिर ये नट दूसरे घर में गया, इसलिए हम इसको नट नदी कहते हैं। और साथियों इसे ध्यान रखना, राजस्थान में यहां हम लोग बात करें, यहां राजस्थान में हम लोग बात करें साथियों, तो राजस्थान में ये नदी है, इसको नाली कहते हैं। और ये नदी एक ऐसी नदी है साथियों, आपके बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, बीकानेर आता है, चूरू आता है। बीकानेर और चूरू में साथियों कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ में केवल घग्गर है, अगर घग्गर नहीं होती तो बीकानेर संभाग में एक भी नदी नहीं होती। आपसे पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र वे संभाग जिसमें केवल आपके आंतरिक जल प्रवाह पाया जाता है, तो साथियों वे भी आपके कौन सा होगा, घग्गर होगा। इस बातों का आप लोगों को बिल्कुल कतई ध्यान रखना है। फिर सुन ले, अगर घग्गर नहीं होती तो बीकानेर संभाग में एक भी नदी नहीं होती, क्योंकि बीकानेर और चूरू ऐसा जिला है जहां कोई नदी नहीं है साथियों। आगे हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये यहां 2 नदी मैंने है, एक आपके कांतली नदी उधर देखिए, और इधर हम लोग बात करेंगे तो कांकनी है। साथियों कांकनी और कांतली में अंतर है, ध्यान रखना। कांतली जो आपके पूर्वी राजस्थान की नदी है, तो इसी प्रकार साथियों कांकनी नदी है जो आप लोगों के पश्चिमी राजस्थान की नदी है। कांतली नदी की बात करें, कांतली नदी का उद्गम हो रहा है खंडेला की पहाड़ियां साथियों सीकर से हो रहा है, और खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होने के बाद देख रहे हैं आप लोग, ये नदी यहां से आपके ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद देखिए ये आप लोग आपकी ये झुंझुनू जिला है, तो सीकर और झुंझुनू की साथियों सीमा बनाती है, फिर झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, और चूरू जिले की सीमा प्रारंभ होने से ठीक पहले ये झुंझुनू के मुंडरेला गांव में ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है साथियों। यदि ये नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती तो चूरू का नाम आपका बदनाम नहीं होता, क्योंकि चूरू और बीकानेर ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं है, लेकिन मन था इनका चूरू को बदनाम करने का, तो बदनाम कर गई साथियों। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से चली, मुंडरेला गांव झुंझुनू में मर गई, ध्यान रखना। और लगभग साथियों इसकी लंबाई की बात करें तो 100 किमी इसकी लंबाई, हालांकि नापी नहीं जाती, लेकिन 100 किमी इसकी लंबाई, ध्यान रखना। आपके इस नदी के बहवा में 2 जिले आते हैं, एक आपके सीकर जिला आता है, एक झुंझुनू जिला आता है। सीकर जिले से खंडेला की पहाड़ी से उद्गम हुआ, सीकर झुंझुनू की सीमा बनाई, फिर झुंझुनू को 2 भागों में बांटा, और चूरू जिले की सीमा प्रारंभ होने से पहले ठीक पहले झुंझुनू में मुंडरेला गांव झुंझुनू में क्या हो गए, लुप्त साथियों। इस नदी किनारे 2 सभ्यता है, सीकर में आपके गणेश्वर सभ्यता है, ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता कहां है आप लोगों के, सीकर में, और आपकी सुनारी सभ्यता कहां है, झुंझुनू में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग साथियों, तोरावाटी इसको बहवा क्षेत्र कहते हैं। इधर हम लोग बात करें, ये आपकी कांकनी नदी है, कांकनी नदी को उद्गम हो रहा है, देखिए कोठड़ी गांव है, ये कोठड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम हो रहा है, और जैसलमेर से उद्गम होने के बाद जैसलमेर नीचे की तरफ आ रही है, कोठड़ी गांव की पहाड़ियों से नीचे की तरफ आई। रास्ते में इसने साथियों भूझील का निर्माण करवाया, और अपना जल कहां ले गई, मीठी खाड़ी में क्या हो गई, लुप्त हो गई। साथियों स्थानीय भाषा में इसे जैसलमेर मसूरदी कहते हैं, और नदियों में सबसे छोटी नदी है, क्योंकि मात्र 17 किलोमीटर कांकड़ी नदी की लंबाई है। कैसे याद करेंगे, जैसलमेर के कोठड़ी गांव की एक काकी हम बोलते हैं चाची को, ठीक है। जैसलमेर के कोठड़ी गांव की एक काकी थी, वे मसूर की दाल बना रही थी, मसूर की मीठी दाल बना रही थी, चूल्हा बुझ गया। और मसूर दाल कितने की आई, 13 रुपए की, सॉरी 17 रुपए की। जैसलमेर के कोठड़ी गांव की काकी मसूर की दाल बना रही है, मसूर की मीठी दाल बना रही है, चूल्हा बुझ गया। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखें साथियों। आगे हम लोग बात करें तो देखिए, ये आप लोगों को एक नदी दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये नदी आप लोगों की देखिए, ये अजमेर है, अजमेर में कुचिल झील है साथियों। अजमेर में कौन सी है, कुचिल झील है, और कुचिल झील में आपके किशनगढ़ अजमेर पड़ती है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। और इस नदी का ध्यान रखना, ये जो नदी है आप लोगों की, इस नदी का नाम है, ध्यान रखना आप लोगों के, रूपनगढ़ नदी साथियों। रूपनगढ़ नदी है, रूपारेला नहीं है, रूपनगढ़ नदी। ये रूपारेला देखिए आप लोगों को ऊपर तरफ दिख रही है, ये रूपारेला है। तो आप लोगों को कुचिल झील से उद्गम हुआ साथियों, कुचिल झील से उद्गम हुआ, तब ये नदी थोड़ी आगे चलेगी यहां ऊपर तरफ, तो ऊपर तरफ चलेगी तो आपके सलेमाबाद पड़ता है यहाँ, सलेमाबाद। तो सलेमाबाद अजमेर में आपके निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बहुत बार पूछा जाता है निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, तो निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जो आपके रूपनगढ़ नदी किनारे। और देखिए ये जिला है साथियों आपका जयपुर है, जयपुर से अपना जल कहां डाल रही है, सांबर झील में डाल रही है। जयपुर से अपना जल कहां डाल रही है, सांबर झील में। ये ध्यान रखना आप लोगों, ये सांबर झील है मित्रों, ये सांबर झील है, जयपुर से अपना जल डाल रही है, कहां डाल रही है, सांबर झील में। तो ये जो नाम है हमारा, ये आपका क्या है, सांबर झील है, ध्यान रखना आप लोगों को, ये सांबर झील है। तो सांबर झील में जल डाल रही है, तो कितने जिलों में बहाव क्षेत्रों का, 2 में, नंबर 1 अजमेर से उद्गम और आपके जयपुर से डाला। साथियों ये आप लोगों नदी है, ये आप कौन सी है, रूपनगढ़ है। और देखिए एक आपके रूपारेला नदी है, एक आपके रूपारेला नदी, ये रूपारेला नदी का उद्गम हुआ है ना, तो इस रूपारेला नदी का उद्गम देखो उदयनाथ की पहाड़ियों से हुआ है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, जो कि थाना गाजी में पड़ती है, यहां से इधर चलती है अलवर से, अलवर से कहां जाती है, भरतपुर में जाती है, और भरतपुर में अपना जल है कुशलपुर के पास में आपके
मैदानी इलाके में लुप्त हो जाती है। तो आप लोगों के साथियों रूपारेला नदी के बहाव क्षेत्र में रूपनगढ़ में भी 2 और रूपारेला में भी 2, आपके अलवर और जयपुर। अब रूपारेला नदी का उपनाम देखिए, इससे साथियों हम वराह नदी कहते हैं, वराह नदी से लसवारी नदी भी कहते हैं, और भरतपुर के लाइफ लाइन कहते हैं क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। इसके किनारे पर देखो भरतपुर में सीकरी बांध है, आपकी डीग महल स्थित है साथियों, मोती महल यहीं स्थित है, और नौह सभ्यता इसी नदी के किनारे है। तो रूपनगढ़ अलग है साथियों और रूपारेला अलग है, कांकनी अलग है, कांतरी अलग है। ये देखिए आप लोगों साबी नदी, ये साबी नदी साथियों अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। सेवर की पहाड़ियां, और सब जानते हो सेवर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? जयपुर में। सेवर अनुसंधान केंद्र तो भरतपुर में, लेकिन सेवर की पहाड़ियां कहां है? जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होने के बाद ये नदी साथियों थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, ये अलवर जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है, और 2 भागों में बांट के ये जल अपना कार्य करता है हरियाणा में, और हरियाणा की नफजगढ़ झील में इसका पानी क्या लुप्त हो जाता है। साथियों अलवर की सबसे बड़ी नदी आपने देखो घग्गर नदी एक ऐसी है जो राजस्थान के बाहर के जिले को पानी की आंतरिक जल प्रवाह में राजस्थान में लेके आ रही है। लेकिन आंतरिक जल प्रवाह में बात करें तो साथियों एक नदी ऐसी है साबी नदी, जो अपना जल कहां से ले जा रही है? राजस्थान से बाहर ले जा रही है, कहां? हरियाणा में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें साथियों, ये देखिए ये आपके वे कुचिल झील है, ये सांबर झील दिखाई दे रही है। ये कुचिल झील अजमेर से, यहां से रूपनगढ़ नदी का उद्गम हुआ था, और रूपनगढ़ नदी को उद्गम के बाद जयपुर होता है अपना जल कहां ले जा रही है? सांबर झील में ले जा रही है। तो अजमेर और साथियों आप लोगों के जयपुर आएगा। यहां सलेमाबाद अजमेर जो आपके निंबार संप्रदाय की प्रधान पीठ अभी मैंने समझाया था साथियों, तो वे इसी के नदी किनारे स्थित है। और देखिए एक नदी और है जो आप लोगों सांबर झील में अपना जल लेके जाती है। वैसे साथियों ध्यान रखना, खारी खंडेला रूपनगढ़ में था। खारी खंडेला रूपनगढ़ मेन था। और साथियों एक और बताता है कोई, बांडी नाला, ये ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहां ले जा रही है? सांबर में ले जा रही है साथियों। दिक्कत मत करना आप लोग, कहीं सोचो खारी नदी, देखना खारी नदी आंतरिक जल प्रवाह में भी है। खारी का एक नाम बंगाल खाड़ी में, खारी का एक साथियों अरब सागर में भी है। ये देखिए आप लोगों को मनोरपुरा की पहाड़ियां हैं, मनोरपुरा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हो रहा है। और उद्गम होने के बाद साथियों ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है? मेंथा नदी। तो मेंथा नदी का उद्गम मनोरपुरा की पहाड़ियों से हो रहा है, और अपना जल कहां ले जा रही है? देखिए आप लोग नागौरों के सांबर में ले जाती है। ध्यान रखना, ये आपके जयपुरों के सांबर में ले गई थी, और ये नागौरों के। तो आप लोग रूपनगढ़ नदी में अजमेर और जयपुर साथियों, और यहां जयपुर और नागौर, इसी नदी के किनारे आपके नागौर में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल लूणवा तीर्थ स्थल स्थित है साथियों। ये हम लोग बात करें कुकुंद नदी है आंतरिक जल प्रवाह की, जो भरतपुर में है। तो बारेठा बांध और आपके दिर जल प्रपात भरतपुर में कुकुंद नदी का साथियों, और एक कोई आपके सागरमती नाला बताते हैं जो आपके अजमेर की साथियों आप लोगों की नदी है। तो साथियों क्लास को जमकर शेयर करना साथियों, और ये सीरीज आपके लगातार आती रहेगी। अगली सीरीज में हम अरब सागर लाएंगे, बंगाल खाड़ी में लाएंगे। तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5-5 मिनट में आप लोग फटाफट, और आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो मात्र 3-4 मिनट का हो जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। मिलते हैं फिर अगला अरब सागर की नदियां लेके। धन्यवाद साथियों।